टीच यू अ लेसन के पहले एपिसोड की शुरुआत डेहान हाई स्कूल से होती है। क्यंग मिन अपनी आंखों के सामने अपने सहपाठी पार्क डे सॉक को स्कूल की इमारत से कूदकर जान देते हुए देखता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। पता चलता है कि डे सॉक ने एक बार अस्थायी टीचर के साथ बदतमीजी कर रहे जून ह्यूंग का विरोध करने की कोशिश की थी। बस उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। जून ह्यूंग और उसके दोस्तों ने उसे पूरे स्कूल का निशाना बना दिया। इससे पहले जो तिरस्कार क्यंग मिन झेल रहा था वह अब डे सॉक पर थोप दिया गया। क्यंग मिन कई बार शिक्षकों से शिकायत करने का सोचता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि शिक्षक भी जून ह्यूंग और उसके प्रभावशाली पिता से डरे हुए हैं। वर्तमान में डे सॉक की मौत के बाद जब पुलिस स्कूल पहुंचती है तो क्यंग मिन को उम्मीद होती है कि अब उन गुंडों को सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जून ह्यूंग और उसके साथी पहले की तरह छात्रों को परेशान करते रहते हैं और क्यंग मिन फिर से सबका आसान शिकार बन जाता है। वह इतना टूट जाता है कि आत्महत्या करने का सोचता है, लेकिन आखिरी पल में डर कर पीछे हट जाता है। एक दिन स्कूल के गलियारे में जून ह्यूंग का दोस्त ग्वांगसू मजाक के नाम पर क्यंग मिन को बेरहमी से पीटता है। बाकी छात्र सब कुछ देखते रहते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता। तभी ह्वाजिन वहां पहुंचता है और ग्वांगसू की जमकर पिटाई कर देता है। जून ह्यूंग तुरंत ह्वाजिन पर छात्र के साथ मारपीट का आरोप लगाता है और सभी से वीडियो बनाने को कहता है, लेकिन ह्वाजिन बिल्कुल नहीं डरता। वह ग्वांगसू को दोबारा मारता है और अपना परिचय देता है। वह बताता है कि वह कोरियन एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो यानी ERPB का इंस्पेक्टर है। ह्वाजिन स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों पर आरोप लगाता है कि उन्होंने डे सॉक की आत्महत्या के मामले को दबाने के लिए पुलिस को रिश्वत दी थी। वह बताता है कि ERPB को खास तौर पर ऐसे मामलों से निपटने के लिए बनाया गया है और उसे स्कूल के गुंडों को अपने तरीके से सजा देने का अधिकार मिला हुआ है। बाद में प्राइवेट तौर पर प्रिंसिपल किम ह्वाजिन से पीछे हटने की विनती करता है। वह कहता है कि जून ह्यूंग का पिता ग्वांगपिल चुनाव लड़ रहा है और उसके जीतने से स्कूल को फायदा होगा, लेकिन ह्वाजिन उसकी बात नहीं मानता और अपनी टीम को बताता है कि वह डे सॉक की क्लास का होमरूम टीचर बनेगा। क्लास में पहुंचकर ह्वाजिन छात्रों से डे सॉक के बारे में पूछता है। जब एक छात्र उसकी मौत पर मजाक करता है तो ह्वाजिन उसे सबक सिखा देता है। इसके बाद वह पूरी क्लास को प्लैंक पोजीशन में खड़ा रहने की सजा देता है। जोंग ह्यूंग विरोध करता है, लेकिन ह्वाजिन उसे थप्पड़ मारकर चुप करा देता है और नियम मानने को मजबूर करता है। दोपहर के खाने के समय जोंग ह्यूंग लाइन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ह्वाजिन उसे रोक देता है। जवाब में वह अपने हाथों से खाना खराब करने लगता है। इस हरकत पर ह्वाजिन उसे लात मारता है, उसके चेहरे को पोछे से साफ करता है और पूरी कैफेटेरिया साफ करने का आदेश देता है। उसी दिन बाद में जोंग ह्यूंग क्लासरूम की सफाई किए बिना घर चला जाता है। ह्वाजिन सीधे उसके घर पहुंच जाता है और उसके पिता ग्वांगपियो को बेटे की हरकतों के बारे में बताता है। जोंग ह्यूंग उल्टा ह्वाजिन पर परेशान करने का आरोप लगाता है। ग्वांगपियो भी ह्वाजिन को चेतावनी देता है, लेकिन वह झुकने से इनकार कर देता है। अगले ही दिन ह्वाजिन जोंग ह्यूंग को स्कूल वापस घसीट कर लाता है और उसे टॉयलेट साफ करवाता है। जोंग ह्यूंग चालाकी से अपना सिर खुद टॉयलेट पर मार लेता है ताकि ह्वाजिन को फंसा सके। अगले दिन ग्वांगपियो स्कूल पहुंचता है और ह्वाजिन पर अपने बेटे के साथ हिंसा करने का आरोप लगा देता है। वह उस मंत्री चोई गैंगसुक को भी बुलाता है जिसने ERPB की स्थापना की थी, लेकिन ह्वाजिन इन आरोपों को नकार देता है और ग्वांगपियो की ताकत से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। इसी बीच जोंग ह्यूंग के दोस्त क्यंग मिन को पीटते हैं। उन्हें लगता है कि उसी ने उनकी शिकायत ERPB से की है। बुरी तरह टूट चुका क्यंग मिन फिर से इमारत से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ह्वाजिन समय रहते उसे बचा लेता है। वह क्यंग मिन को समझाता है कि हार मानने के बजाय उसे लड़ना चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए और अपने माता पिता या शिक्षकों से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन क्यंग मिन का कहना है कि जोंग ह्यूंग इतना ताकतवर है कि उसके खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं है। दूसरी तरफ ग्वांगपियो सीधे मंत्री गैंगसुक के दफ्तर पहुंचता है और ERPB को बंद करने की मांग करता है। वह मंत्री को धमकी देता है और साफ कहता है कि अपने बेटे को बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। कुछ समय बाद ग्वांगपियो एक चुनावी कार्यक्रम में शामिल होता है। तभी पत्रकारों को उसके खिलाफ कई गुप्त जानकारियां मिलने लगती हैं। रिश्वतखोरी, यौन उत्पीड़न और दूसरे गंभीर अपराधों के आरोप इंटरनेट पर तेजी से फैलने लगते हैं। देखते ही देखते उसकी छवि पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जब पत्रकार ग्वांगपिल से इन आरोपों के बारे में सवाल पूछने लगते हैं तो वह बुरी तरह घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद वह एक ऑडिटोरियम में गैंगसुक से मिलता है और समझ जाता है कि ERPB ने ही उसके सारे काले कारनामों को उजागर किया है ताकि जून ह्यूंग को उसके किए की सजा मिल सके। इसके बाद ग्वांगपिल की छवि पूरी तरह बर्बाद हो जाती है और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही डे सॉक की मौत में जून ह्यूंग की भूमिका और उसके सालों पुराने बुलिंग के कारनामे भी सबके सामने आ जाते हैं। इसके बाद गैंगसुक ह्वाजिन से कहता है कि अब इस मामले को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। उधर स्कूल में हालात पूरी तरह बदल चुके होते हैं। अपने पिता के पतन के बाद जून ह्यूंग खुद उसी तिरस्कार का शिकार बन जाता है जो कभी वह दूसरों पर थोपता था। क्यंग मिन को इस बात का अफसोस होता है कि वह डे सॉक के लिए कभी खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन ह्वाजिन उसे समझाता है कि उसे खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। असली दोष उन लोगों का है जिन्होंने डे सॉक की जिंदगी बर्बाद की। अपमान और गुस्से से भरा जून ह्यूंग बदला लेने
लेने की ठान लेता है। वह अपने ही पुराने दोस्तों को क्लासरूम के अंदर बंद करके आग लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि अब वे सभी उसके खिलाफ हो चुके थे। तभी ह्वाजिन वहां पहुंच जाता है। वह गलियारे में आग लगा देता है और जून ह्यूंग को मजबूर करता है कि वह अपने कर्मों का सामना करे। हालात बिगड़ते देख जून ह्यूंग का सारा घमंड टूट जाता है। वह रोते हुए रहम की भीख मांगने लगता है। तब ह्वाजिन उसे याद दिलाता है कि उसी ने डे सॉक को उस हद तक पहुंचाया था जहां उसने अपनी जान लेने का फैसला कर लिया। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पता चलता है कि डे सॉक और उसके पिता ने पहले भी जून ह्यूंग की शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन स्कूल प्रशासन ने मामले की जांच करने से साफ इनकार कर दिया था। ग्वांगपिल के प्रभाव की वजह से डे सॉक के पिता का कारोबार भी बर्बाद हो गया। अपने पिता को लगातार संघर्ष करते देख डे सॉक खुद को बोझ समझने लगा और आखिरकार उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। वर्तमान में लौटकर ह्वाजिन जून ह्यूंग से कहता है कि अब उसे अपने किए हुए हर काम के पछतावे के साथ जीना होगा। इसके बाद जून ह्यूंग और उसके साथी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और डे सॉक का मामला दोबारा खोला जाता है। क्यांगमिन बताता है कि उस दिन के बाद उसने ह्वाजिन को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन डेहान हाई स्कूल के छात्र आज भी उन बुलियों को याद करते हैं जिन्हें आखिरकार अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। एपिसोड के आखिर में गैंग सुक और ह्वाजिन चोई गायंग की कब्र पर पहुंचते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहीं पर इस एपिसोड का अंत होता है। सच कहें तो टीच यू अ लेसन नेटफ्लिक्स के नए के ड्रामा की शुरुआत बेहद दमदार तरीके से करता है। सिर्फ पहला एपिसोड देखने के बाद ही कहानी इतनी दिलचस्प लगने लगती है कि आगे क्या होगा यह जानने की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। दक्षिण कोरिया में स्कूल बुलिंग का मुद्दा कोई नई बात नहीं है। यह समस्या काफी गंभीर रही है और पिछले कुछ सालों में इस विषय पर कई ड्रामे और शो बनाए गए हैं। अभी तक हमने केवल ह्वाजिन और गैंग सुक को देखा है, लेकिन आगे चलकर टीम के और सदस्यों से भी परिचय होने की पूरी संभावना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस एपिसोड और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं हूं वन टाइम वॉच। आपसे एपिसोड 2 में फिर मिलता हूं। टीच यू अ लेसन के दूसरे एपिसोड की शुरुआत जून ह्यूंग से जुड़ी घटना के पूरे इंटरनेट पर वायरल होने से होती है। उसके और उसके दोस्तों द्वारा छात्रों को परेशान करने वाले वीडियो, साथ ही ह्वाजिन द्वारा बुलियों को सबक सिखाने वाले दृश्य भी तेजी से सोशल मीडिया पर फैल जाते हैं। जहां आम लोग ERPB की तारीफ कर रहे होते हैं, वहीं छात्र अधिकारों के लिए काम करने वाले कुछ संगठन इस ब्यूरो को बंद करने की मांग करने लगते हैं। गैंग सुक मजाकिया अंदाज में ह्वाजिन को डांटता है कि वह छात्रों के सामने बुलियों की पिटाई करते समय थोड़ा संभल कर काम करे, क्योंकि अब हर कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा है। बाद में वह मीडिया से बात करते हुए साफ कह देता है कि ERPB को बंद नहीं किया जाएगा। उसके मुताबिक स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बुलिंग की वजह से बुरी तरह प्रभावित हो रही है और वह वादा करता है कि देश के हर बुली को उसके कर्मों की सजा मिलेगी। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी के कुछ नेता इस बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि गैंग सुक ने अपनी ही पार्टी के सदस्य ग्वांगपिल के खिलाफ कदम उठाया है। उन्हें चिंता होने लगती है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर काम कर रहा ERPB भविष्य में उनकी राजनीति के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। इसके बाद कहानी बोंग क्यंगडे नाम के एक छात्र पर आ जाती है जो गियोअनन हाईटेक स्कूल में दाखिला लेता है। यह स्कूल भविष्य के गैंगस्टर तैयार करने के लिए बदनाम है और ज्यादातर शिक्षक यहाँ पढ़ाने से बचते हैं। स्कूल में बुलिंग से बचने के लिए क्यंगडे इमबोम नाम के लड़के को अपनी सुरक्षा के लिए पैसे देता है, लेकिन पहले ही दिन वह अलग अलग विभागों के छात्रों के बीच होने वाली लड़ाई में फंस जाता है। वहीं ह्यूंग जू उसे बताता है कि ये सारी लड़ाइयाँ ग्वान ह्युक नाम के उभरते हुए गैंगस्टर का ध्यान खींचने के लिए हो रही हैं। कुछ समय बाद इम बोम को ग्वान ह्युक का संदेश मिलता है और वह समझता है कि उसे गैंग में शामिल होने का मौका मिलने वाला है। उधर उसका प्रतिद्वंद्वी सियोंग क्वोन अपने साथी से नाराज होता है और नए छात्रों ह्यूंग जू और क्यंग डे को आपस में लड़ने के लिए मजबूर करता है। वह घोषणा करता है कि जो हारेगा वही सबका पंचिंग बैग बनेगा। ह्यूंग जू जानबूझकर मुकाबला हार जाता है और क्यंग डे डर के मारे यह सब देखता रहता है, जबकि बाकी छात्र ग्वान ह्युक को प्रभावित करने के लिए ह्यूंग जू को पीटना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान स्कूल का एक शिक्षक ग्वान ह्युक के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ह्वाजिन और ERPB से मदद मांगता है। उसकी आलीशान जिंदगी देखकर छात्र अपराध की राह पर चलने लगे हैं। अगले दिन ह्वाजिन स्कूल पहुंचता है, ह्यूंग जू से मिलता है और उसे भरोसा दिलाता है कि बुलियों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। वहीं उसकी मुलाकात क्यंग डे से भी होती है, जो असल में ERPB का डिप्टी डायरेक्टर है और छात्र बनकर गुप्त जांच कर रहा है। वह जानबूझकर खुद को परेशान होने देता है ताकि सबूत इकट्ठा कर सके। ह्वाजिन उसे छात्रों को उकसाकर जिम में इकट्ठा करने का निर्देश देता है।
है। जब सभी वहाँ पहुँचते हैं तो ह्वाजिन उन्हें बैठने को कहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। तब वह चुनौती देता है कि अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो पहले उसे हराकर दिखाए। सारे छात्र एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन ह्वाजिन अकेले ही सबको हरा देता है। इसके बाद वह स्कूल में सख्त नियम लागू कर देता है। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक पढ़ाई का शेड्यूल तय किया जाता है ताकि छात्रों का छूटा हुआ समय पूरा हो सके। जब शिक्षक पढ़ाने आता है तो छात्र बहाना बनाते हैं कि उनके पास किताबें नहीं हैं। ह्वाजिन उन छात्रों को भी सजा देता है जो समय पर नोट्स लिखकर पूरे नहीं कर पाते। बाद में वह उन्हें गैराज में ले जाकर कार रिपेयर करना सिखाता है ताकि वे कुछ व्यावहारिक कौशल भी सीख सकें। लेकिन सियोंग क्वोन और इम बोम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तब ह्वाजिन उन्हें एक ऐसी कार में बैठाकर पूरे कैंपस में तेज रफ्तार घुमाता है जिसकी एक तरफ का दरवाजा ही नहीं होता। गिरने के डर से दोनों लड़कों की हालत खराब हो जाती है और आखिरकार वे शांत हो जाते हैं। यह देखकर बाकी छात्र ह्वाजिन से प्रभावित होने लगते हैं। उधर गैंग सुक का राजनीतिक विरोधी ह्वाजिन के अतीत की जांच शुरू करता है। उसे पता चलता है कि ह्वाजिन पहले सेना में काम कर चुका है, लेकिन उससे जुड़ी बाकी जानकारी लगभग गायब है और राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी उसकी फाइलों की सुरक्षा कर रही है। उस रात सियोंग क्वोन और इम बोम चुपके से स्कूल से बाहर निकलकर ग्वान सुक से मिलने की योजना बनाते हैं। तभी अचानक क्यंगडे उनके सामने आता है और उन्हें भागने के लिए जरूरी सामान देता है। दोनों उसे भी अपने साथ ले जाते हैं और एक क्लब पहुंचते हैं जहां ग्वान सुक इम बोम का इंतजार कर रहा होता है। वहां पहुंचकर इम बोम शिकायत करता है कि ह्वाजिन और ERPB छात्रों की जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं और उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। अगले दिन सियोंग वॉन और इम बोम ग्वान सुक को अपने साथ स्कूल लेकर आते हैं। ग्वान सुक मोटरसाइकिल चलाते हुए सीधे जिम के अंदर प्रवेश करता है। उसे देखकर सभी छात्र हैरान रह जाते हैं। इसके बाद उसका सामना ह्वाजिन से होता है और कुछ ही देर में ऐसा लगता है जैसे उसने ह्वाजिन को हरा दिया हो। छात्र समझते हैं कि ह्वाजिन अब मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी वह दोबारा खड़ा हो जाता है। फिर ह्वाजिन खुलासा करता है कि यह पूरा घटनाक्रम उसी की बनाई हुई योजना का हिस्सा था। उसका मकसद ग्वान ह्युक को सबके सामने उदाहरण बनाना था। इसके बाद वह ग्वान ह्युक को बार बार माथे पर उंगली से मारते हुए उसकी पिटाई करता है और आखिरकार उसे बेहोश कर देता है। उधर एक स्थानीय न्यूज चैनल पर गैंग सुक और उसका राजनीतिक विरोधी आमने सामने बहस कर रहे होते हैं। विरोधी नेता आरोप लगाता है कि ERPB छात्रों पर सैन्य तरीके अपना रहा है और इसी वजह से ह्वाजिन जैसे पूर्व सैनिक को नियुक्त किया गया है। लेकिन गैंग सुक उसका जवाब देते हुए कहता है कि ह्वाजिन का इस्तेमाल छात्रों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि स्कूलों में छिपे असली राक्षसों को रोकने के लिए किया जा रहा है। इसी बीच ह्वाजिन का सामना ग्वान ह्युक के गैंगस्टर साथियों से होता है। स्कूल के छात्र अपनी आंखों से देखते हैं कि वह अकेले ही उन सभी अपराधियों से भिड़ जाता है। वे लोग अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ह्वाजिन किसी को मौका नहीं देता। स्कूल का गैराज देखते ही देखते पूरी तरह युद्ध का मैदान बन जाता है और हर कोई समझ जाता है कि ह्वाजिन किसी को भी बख्शने वाला नहीं है। यह सब देखकर सियोंग वॉन और इम बोम डर के मारे घुटनों पर बैठ जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। यहाँ तक कि ग्वान ह्युक भी बुरी तरह घबरा जाता है। ह्वाजिन दोनों लड़कों को आदेश देता है कि वे ह्युंगजू से माफी मांगे, जिसे वे लंबे समय से परेशान करते आ रहे थे। ह्युंगजू ये सब सुनकर भावुक हो जाता है और रोते हुए ह्वाजिन का धन्यवाद करता है। इसके बाद ह्वाजिन सियोंग वॉन और इम बोम को साफ शब्दों में कहता है कि अगर उनका पढ़ाई करने का कोई इरादा नहीं है तो उन्हें स्कूल आना ही बंद कर देना चाहिए। कम से कम वे उन छात्रों की राह में रुकावट न बने जो सच में कुछ सीखना चाहते हैं। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ गैंग सुक घोषणा करता है कि ERPB ने गियोनन हाईटेक स्कूल में फैली गैंग संस्कृति को खत्म करने में सफलता हासिल कर ली है। छात्रों को अपने टैटू हटाने पड़ते हैं, जबकि ग्वान ह्युक और कई दूसरे अपराधी छात्रों को हिरासत में ले लिया जाता है। नए नियमों के तहत स्कूल में धूम्रपान और मोटरसाइकिल चलाने पर भी रोक लगा दी जाती है। इन बदलावों के बाद ह्युंगजू आखिरकार बिना डर के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाता है। वहीं पहली बार ERPB की पूरी टीम एक साथ दिखाई देती है। बाद में क्यंगडे मजाक में बताता है कि अंडरकवर मिशन के दौरान उसने काफी पैसे खर्च कर दिए। गैंग सुक उसे खर्चों की पूरी रिपोर्ट जमा करने के लिए कहता है, जबकि ह्वाजिन उसे छेड़ने लगता है। एपिसोड के अंत में गैंग सुक का राजनीतिक विरोधी गायंग के अंतिम संस्कार की कुछ तस्वीरें देखता है, जिनमें ह्वाजिन और गैंग सुक दोनों मौजूद होते हैं। कुल मिलाकर यह एपिसोड भी पहले एपिसोड की तरह काफी दमदार और रोमांचक रहा। सबसे यादगार दृश्य वह था जब बारिश के बीच काले सूट में ह्वाजिन ने गैंगस्टरों की जमकर धुनाई की। एपिसोड के अंत से अब यह लगभग साफ हो जाता है कि गायंग ह्वाजिन की पत्नी और गैंग सुक की बेटी थी। यही वजह लगती है कि दोनों ने ERPB की शुरुआत की और बुलिंग के खिलाफ इतनी मजबूत लड़ाई छेड़ी। हालांकि क्यंगडे की असली मंशा अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है। ऊपर से वह एक मासूम छात्र जैसा दिखाई देता है, इसलिए आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि उसके किरदार में और क्या राज छिपे हुए हैं। ह्युंगजू के साथ उसकी बढ़ती दोस्ती भी देखने लायक है। संभव है कि उसने भी कभी किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को बुलिंग की वजह से खोया हो। वहीं गैंग सुक का राजनीतिक विरोधी भी काफी खतरनाक इंसान नजर आता है। अभी तक उसका नाम सामने नहीं आया है, लेकिन उसकी
उसके व्यवहार को देखकर लगता है कि उसके अतीत में भी कई राज दफन है। शायद यही कारण है कि वह किसी भी कीमत पर ERPB को बंद करवाना चाहता है। ऐसा भी लगता है कि जब तक उसे अपनी मंजिल नहीं मिल जाती वह रुकने वाला नहीं है। उम्मीद है कि आने वाले एपिसोड्स में हमें इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपसे एपिसोड 3 में फिर मिलता हूँ। टीच यू अ लेसन के तीसरे एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। जब गा योन अभी जिंदा थी, वाजिन सेना से छुट्टी लेकर वापस आया हुआ होता है और गा योन उसके साथ पार्क में टहल रही होती है। तभी वह कुछ छात्रों को पार्क में सिगरेट पीते हुए देखती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। यह देखकर वाजिन उसके प्रति गर्व महसूस करता है। इसके बाद कहानी गा योन की हत्या के मुकदमे की तरफ बढ़ती है। अदालत में अंतिम बयान देते हुए चोई गा यूलचो कहता है कि उसने गा योन की हत्या इसलिए की क्योंकि वह उससे प्यार करता था। चूंकि वह नाबालिग होता है इसलिए अदालत उसे केवल 2 से 4 साल की सजा सुनाती है। यह फैसला सुनकर ह्वाजिन पूरी तरह टूट जाता है और कोर्ट के बाहर गा यूलचो को कार से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन गैंग सुक अपनी गाड़ी बीच में लाकर उसे रोक देता है। बाद में वह ह्वाजिन से अकेले में बात करता है और उसे धैर्य रखने के लिए कहता है। साथ ही वह बताता है कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद वह ERPB नाम की एक नई संस्था बनाने की योजना बना रहा है। वर्तमान समय में ह्वाजिन, गैंगसुक और ग्वांडे एक नए मामले पर चर्चा कर रहे होते हैं। यह मामला सो योन गर्ल्स स्कूल की एक शिक्षिका से जुड़ा है जिसने खुदकुशी कर ली थी। उस पर एक छात्रा के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगा था। ह्वाजिन का मानना है कि बिना किसी सही जांच के केवल वायरल वीडियो के आधार पर उस शिक्षिका को दोषी मान लिया गया। ग्वांडे बताता है कि हान येरी नाम की एक छात्रा सोशल मीडिया पर काफी मशहूर इन्फ्लुएंसर है और उसके 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। क्लास के दौरान येरी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। तभी उसकी शिक्षिका जांग सोन युन उसे फोन इस्तेमाल करने से मना करती है। इस बात से नाराज होकर येरी एक वीडियो एडिट करती है जिसमें ऐसा दिखाया जाता है जैसे मिस जांग एक छात्रा को परेशान कर रही हो, जबकि असल में वह उसके बालों में चिपकी च्यूइंग गम निकालने में मदद कर रही थी। येरी के क्लास टीचर मिस्टर को यंगसू उससे वीडियो हटाने की बात करते हैं, लेकिन इसके जवाब में येरी एक और वीडियो अपलोड कर देती है जिसमें वह मिस्टर को पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है। यह वीडियो तेजी से वायरल हो जाता है और भारी दबाव के चलते मिस्टर को नौकरी छोड़नी पड़ती है। बाद में वह अपनी जान दे देते हैं, जबकि उनकी पत्नी भी ऑनलाइन लोगों की नफरत और अपमान का शिकार बन जाती है। जब मिस जांग इस बारे में येरी से सवाल करती हैं, तब येरी कैमरे के सामने ऐसा दिखाती है जैसे मिस्टर को ने वास्तव में उसके साथ गलत हरकत की थी। वह पूरी बातचीत की लाइव स्ट्रीम भी कर देती है। इसके बाद मिस जांग भी येरी के फॉलोअर्स के निशाने पर आ जाती हैं। हालात संभालने के लिए स्कूल का प्रिंसिपल येरी से दोनों वीडियो हटाने की विनती करता है और बदले में उसके इन्फ्लुएंसर करियर को सपोर्ट करने का वादा करता है। इसके बदले में येरी मांग करती है कि मिस जांग को उनकी क्लास की होमरूम टीचर बनाया जाए। वर्तमान में लौटकर ह्वाजिन गैंगसुक को बताता है कि उसने अपनी टीम में एक नई सदस्य को शामिल किया है। उसका नाम इम हान रिम है जो पहले सेना में काम कर चुकी है। गैंगसुक उसे इस केस पर नजर रखने का जिम्मा देता है, जबकि ग्वांडे तकनीकी सहायता संभालता है। सो योन गर्ल्स स्कूल में मिस जांग हान रिम को एक प्रशिक्षु शिक्षिका के रूप में छात्रों से मिलवाती है। स्कूल पहुंचते ही हान रिम नोटिस करती है कि येरी और उसकी सहेलियां मिस जांग के साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं। जब येरी लाइव स्ट्रीम बंद करने से इनकार कर देती है तो हान रिम उसका फोन तोड़ देती है। कुछ ही देर बाद ह्वाजिन स्कूल पहुंचता है और घोषणा करता है कि ERPB इस स्कूल की जांच कर रहा है। वहीं हान रिम खुद को एक निरीक्षक के रूप में परिचित कराती है। शिक्षा मंत्रालय पूरे स्कूल में कैमरे और निगरानी उपकरण लगवा देता है। इसके अलावा हान रिम छात्रों के फोन जब्त कर लेती है और ग्वांडे की मदद से उनके छिपाए हुए अतिरिक्त फोन भी बरामद कर लेती है। दूसरी तरफ ह्वाजिन शिक्षकों से बात करता है और उनसे छात्रों द्वारा किए जाने वाले किसी भी तरह के उत्पीड़न की जानकारी देने को कहता है। हालांकि प्रिंसिपल दावा करता है कि स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ह्वाजिन बाकी शिक्षकों को भरोसा दिलाता है कि वे ERPB के सामने सच बोल सकते हैं। बाद में हान रिम ह्वाजिन और ग्वांडे से कैफेटेरिया में मिलती है। दोनों पूर्व सैनिक पुराने दिनों को याद करते हुए बातचीत करते हैं और साथ ही ग्वांडे को मजाक में छेड़ते भी हैं। उसी दिन हान रिम येरी को बाकी छात्रों के साथ मिलकर क्लासरूम साफ करने के लिए मजबूर करती है। इसी दौरान एक अन्य छात्रा मिस जांग और हान रिम की बातचीत रिकॉर्ड कर लेती है। अगले दिन हान रिम को ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि येरी और उसकी सहेलियां लंबे समय से मिस जांग का ऑनलाइन मजाक उड़ाती रही हैं और उन्हें इसकी भनक तक नहीं थी। ये सच सामने आने के बाद हान रिम उन छात्रों को सजा देती है। साथ ही कई छात्र येरी के उन आरोपों पर भी सवाल उठाने लगते हैं जो उसने मिस्टर को के खिलाफ लगाए थे। वहीं दूसरी तरफ मिस जांग लगातार हो रही ऑनलाइन बदसलूकी और साइबर बुलिंग की वजह से मानसिक रूप से बुरी तरह परेशान दिखाई देती हैं। इसके बाद मिस यंग इतनी टूट चुकी होती हैं कि वह नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेती है। वह एक दोस्त से नई नौकरी के बारे
बारे में बात करती है, लेकिन उसका दोस्त भी घुमा फिराकर उन्हीं अफवाहों का जिक्र कर देता है जो उनके बारे में फैल चुकी हैं। तभी अचानक येरी और उसकी सहेली मिस यंग के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती हैं। हान रिम को यह सब देखकर शक होता है। उसे लगता है कि दोनों लड़कियां कोई नया खेल खेल रही हैं, लेकिन मिस यंग मान लेती हैं कि शायद ईआरपीबी के आने के बाद बच्चों का रवैया सच में बदल रहा है। एक शाम येरी मिस यंग को अपने लाइव स्ट्रीम में आने का न्योता देती है। वह चाहती है कि मिस यंग सबके सामने कहें कि ईआरपीबी छात्रों की जिंदगी मुश्किल बना रहा है। यह बात मिस यंग पर इतना दबाव डालती है कि स्कूल में ही उन्हें घबराहट का दौरा पड़ जाता है। तभी हुआजिन उनके पास आता है और उन्हें संभालने की कोशिश करता है। वह गा यंग की कहानी भी बताता है, जिसकी एक छात्र के हाथों मौत हो गई थी। हुआजिन यह भी बताता है कि इस मामले में ईआरपीबी इसलिए शामिल हुआ क्योंकि कुछ छात्रों ने खुद उनसे संपर्क करके मिस यंग की सुरक्षा की मांग की थी। यह संदेश पढ़कर मिस यंग भावुक हो जाती है। हुआजिन उन्हें समझाता है कि हर छात्र बुरा नहीं होता और उन्हें उन बच्चों पर ध्यान देना चाहिए जो सच में उनकी परवाह करते हैं। अगले दिन मिस यंग पूरी तरह बदली हुई नजर आती है। वह येरी को सामने बुलाती हैं और एक गणित का सवाल हल करने के लिए कहती हैं। जब वह जवाब नहीं दे पाती तो मिस यंग उसे सजा देती हैं और साफ कह देती हैं कि अब वह छात्रों से डरकर नहीं रहेंगी। वह तब तक क्लास खत्म करने से इनकार कर देती हैं जब तक येरी सवाल हल नहीं कर लेती। हान रिम यह देखकर खुश होती है कि आखिरकार मिस यंग ने अपने लिए खड़ा होना सीख लिया है। दूसरी तरफ येरी सोशल मीडिया के जरिए फिर से मिस यंग के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार गोंडे उसका अकाउंट ही हटा देता है और वह वीडियो अपलोड कर देता है जिसमें साफ दिखाई देता है कि मिस्टर को पर लगाया गया आरोप पूरी तरह झूठा था और येरी ने खुद पूरी कहानी रची थी। सच सामने आते ही येरी की दुनिया बिखर जाती है। गुस्से और निराशा में वह मिस यंग के अपार्टमेंट पहुंचती है। उसके हाथ में चाकू होता है। वह मिस यंग को हर बात का जिम्मेदार ठहराती है और उन पर हमला कर देती है। हाथापाई के दौरान मिस यंग बालकनी से नीचे गिरने लगती है, लेकिन ठीक समय पर हुआजिन पहुंचकर उन्हें पकड़ लेता है। उसी वक्त हान रिम येरी को चाकू फेंकने का आदेश देती है। जब वह नहीं मानती तो हान रिम अपने हाथ से ही चाकू की धार पकड़ लेती है और उसे काबू कर लेती है। वह येरी से कहती है कि अपनी गलतियों से भागने के बजाय उनके परिणामों का सामना करना सीखो। कुछ समय बाद गोंडे हान रिम के घायल हाथ पर पट्टी बांध रहा होता है, जबकि हुआजिन भी सिर से बहते खून के साथ आराम कर रहा होता है। अगले दिन गंगसुक इस पूरे मामले के नतीजों की जानकारी देता है और घोषणा करता है कि अब ईआरपीबी छात्रों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर रखेगा। इसी बीच गंगसुक का राजनीतिक विरोधी और उसके साथी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करते हैं। उनका इरादा यह साबित करना है कि गंगसुक और हुआजिन ईआरपीबी को निजी बदले की भावना से चला रहे हैं। उनका दावा है कि यह पूरा संगठन गायंग की मौत का बदला लेने के लिए बनाया गया है। कहानी अब हर एपिसोड के साथ और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। हालांकि विपक्षी नेताओं के असली इरादे अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुए हैं। यह समझना मुश्किल है कि क्या वे दक्षिण कोरिया में स्कूल बुलिंग की गंभीरता को नहीं समझते या फिर उनके पीछे कोई और मकसद छिपा है। जहां तक ईआरपीबी का सवाल है, उसके काम करने के तरीके पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन यह कहना कि वह सिर्फ गायंग का बदला लेने के लिए बना है थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अब तक जिन पीड़ितों की मदद की गई है उनमें छात्र भी शामिल रहे हैं। एक बात जरूर ध्यान खींचती है, हुआजिन, गंगसुक और अब हान रिम भी अक्सर ग्वोंडे को छेड़ते रहते हैं। ऊपर से देखने पर यह मजाक लगता है, लेकिन बेचारा ग्वोंडे हमेशा विनम्र और सीधा सादा दिखाई देता है। कई बार तो उसे देर रात तक काम भी करना पड़ता है। हालांकि हो सकता है मैं इस बात को जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूँ और असल में यह सब उनके बीच की दोस्ती और अपनापन ही हो। 3 एपिसोड पूरे होने के बाद इतना तो साफ है कि यह सीरीज लगातार मनोरंजन कर रही है। अब यह देखने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि ईआरपीबी आगे क्या कदम उठाएगा और विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब किस तरह देगा। अगले अध्याय का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं हूं वन टाइम वॉच और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपसे अगले एपिसोड्स में फिर मुलाकात होगी।